को बास्टर्ड वगैरह बोल दिया था, गंदी गंदी गालियां दे दी थी इसने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को, तो उसके लिए पुलिस इसको उठा के ले गई। इमरान खान को में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ के, उसकी मुबारकबाद दे रहा है। खान साहब बहुत बढ़िया काम करता है कि हम देवबंदी को मार देंगे, देवबंदी बोलता है बरेलवी को मार देंगे, शिया बोलता है हम सुन्नी को मार देंगे। ऐसी बात लोगों को, ये इंडिया सब लोग एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। यार हमने तो तुम्हें बोला था बात करने के लिए, तुमने बात नहीं करी। नहीं नहीं, तुमने नहीं बोला था, इसने बोला था बात करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप जानते हैं इमरान खान तो फिर इमरान खान, आपकी और हमारी क्या बिसात उसके सामने। इमरान खान ने जोश जोश में फिर से मुंह से एक ऐसी गलत बात निकाल दी कि मुंह से वही निकलता है जो दिल में होता है। मैं तो यही मानता हूं, जो इंसान के दिल में है वही उसकी जबान पे होगा, या कम से कम ऐसा होना चाहिए अगर वो अच्छे खानदान का या शरीफ बंदा है। इमरान खान ने फिर बोल दिया कि जो आजम स्वाति है, याद है जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा था, ये फोटो देखिए आजम स्वाति की। हाँ, इसने जो गाली गलौज करी थी, हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, इसने काफी गलत बातें बोल दी थी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बास्टर्ड वगैरह बोल दिया था, गंदी गंदी गालियां दे दी थी इसने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को, तो उसके लिए पुलिस इसको उठा के ले गई। इमरान खान को गुस्सा आ गया। इमरान खान ने बोला मेरा बंदा है, वो कुछ करे, वो किसी को गाली दे, आर्मी चीफ को गाली दे, वो कुछ भी करे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको उठाने की? राइट? अच्छा, पाकिस्तान का लॉ प्रोवाइड यह करता है, पाकिस्तान के कानून में यह बात है कि आप ऐसे में एक्शन ले सकते हैं, कानून के तहत उसको उठाया आजम स्वाति को, लेकिन नहीं। और इमरान खान ने ऐसी बात कह दी जो, देखिए पूरा वीडियो हमारे पास है, लेकिन हम वीडियो नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ऑडियो आपको सुनाएंगे और इमरान खान की फोटो दिखाएंगे। सुनिए। अपने आजम स्वाति के लिए प्रोटेस्ट करना है, सबको मैं कह रहा हूं, जो उसे जुल्म हुआ है, यह जुल्म की इंतहा है। एक आदमी जिसने एक ट्वीट किया है, दुनिया के अंदर हर जगह आपको इजाजत होती है जमहूरियत में तनकीद करने की, एक ट्वीट के ऊपर तनकीद करने पे उसको तशद्दुद किया गया। एक 75 साला आदमी, उसको पहले उसके पोता और पोतियों के सामने मारा घर में जाके, और उस आदमी का कोई भी उसके ऊपर इस तरह का जुल्म हुआ होता तो उसका गुस्सा आना था। उसके बाद उसकी जो सबसे बड़ा हमारे माशरे के अंदर, एक हमारा माशरा इस्लामी माशरा है, उसकी जो वीडियो बना के उसके घर उसकी फैमिली को दी गई, यानी कौन आदमी है उसके बाद रिएक्ट नहीं करेगा? मेरी तरह का आदमी, मैं तो खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाऊंगा मेरे घर से मुझे कोई इस तरह करे। यानी मैं तो अपना सारा, मैं उसके बाद तो सिर्फ एक चीज मेरे ज़हन में आए कि मैंने बदला कैसे लेना है, और मैं हर सतह पे जाऊं बदला लेने के लिए। सुना आपने दोस्तों इमरान खान ने क्या बोला? कहता अगर ये मेरे साथ होता तो मैं खुदकुश हमला कर देता। खुदकुश हमला यानी कि सुसाइड बॉम्बिंग, यानी कि मैं आत्मघाती मानव बम बन जाता और मैं फूट जाता। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, फिर ये कहते हैं हमें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। यार यहां पे जब कॉमन आदमी सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता है, मैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की बात नहीं कर रहा, मैं अलकायदा की बात नहीं कर रहा, इस्लामिक स्टेट की बात नहीं कर रहा, और ना मैं बात कर रहा हूं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का साबिक प्रधानमंत्री यह बोल दे कि मैं सुसाइड बॉम्बर बन जाता, मैं खुदकुश हमला कर देता, आप सोचिए मानसिकता क्या होगी उस देश में, लोगों की मानसिकता। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है, लेकिन एक आम बंदे की मानसिकता क्या है यार वहां पे। अब यही इमरान खान, ये छोटा सा देखिए ऑडियो, वो वीडियो फिर नहीं दिखाएंगे हम, ऑडियो देखिए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। ये ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल रहा है, ये शख्स ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल रहा है, राइट? अब ये देखिए तीसरा वाला कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। ये हैं फवाद चौधरी साहब, डब्बू जी, ये पुलवामा की मुबारकबाद दे रहे हैं इमरान खान को।
पुलवामा में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ के, उसकी मुबारकबाद दे रहा है। खान साहब बहुत बढ़िया काम करा आपने पुलवामा। अब देखिए ना, ये कौन है ये लोग? मैं आपको मानसिकता बताना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं। ये पाकिस्तान में नॉर्मल पॉलिटिशियन है, नेता हैं ये कोई टेररिस्ट आउटफिट के लोग नहीं है दोस्तों। काफी भारतीय मुझे कहते हैं ना कि यार आप डेली डेली पाकिस्तान को ऐसा वैसा बोलते हो और आप ही जैसे लोगों की वजह से प्यार मोहब्बत नहीं हो पाती पाकिस्तान। अरे बेवकूफों, प्यार मोहब्बत कहां से होगी? ये तो फटने वाला है इमरान खान। ये तो कहता है कि मैं वेस्ट लगा के थैंक यू बोल दूंगा किसी भी समय। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो लोग ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि हम खुद ही बन जाते सुसाइड बॉम्बर, पुलवामा के लिए जो पार्लियामेंट में खड़े होकर, नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कहते हैं, पार्लियामेंट में या नेशनल असेंबली में खड़े होकर मुबारकबाद दे रहा है प्रधानमंत्री को। उस समय वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उस समय वो प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का। और जो डब्बू था ये फवाद हुसैन चौधरी, ये उस वक्त इसकी कैबिनेट में था, काबीना में था इसकी, वो भी मंत्री था, एक कैबिनेट मिनिस्टर था। एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कह रहा है कि जनाब मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पुलवामा की, आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया पुलवामा में। अब ये तो इनके हाल है यार। और हम कहां कह रहे हैं कि हमें हम लोग तो ये सोचते हैं कि हमें टेररिज्म से लड़ना है। ओ भाई, इनके पार्लियामेंट में टेररिस्ट घुसे हुए हैं। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म तो एक मानसिकता है ना, एक जहनियत है। टेररिज्म एक जहनियत है, एक मानसिकता है। उस मानसिकता के लोग उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर जैसी बात कर रहे हैं कि मैं सुसाइड बॉम्बर बन जाता, मैं खुदकुश हमलावर बन जाता। ये देखिए यार, ये अब हाउ डू यू डील विद सच पीपल? देयर इज ओनली वन वे टू डील विद सच पीपल। एनीवे, एक बहुत बड़ी बात हुई है टेक्नोलॉजी के लिहाज से कि यूएस एयरफोर्स ने B-21 स्टेल्थ बॉम्बर अपना सबके सामने रिवील कर दिया। और नॉर्थरोप ग्रुमन एक कंपनी है जिसने B-21 स्टेल्थ बॉम्बर बनाया है, और ये लेटेस्ट बॉम्बर है वर्ल्ड का। देखो, जैसे प्लेन होते हैं ना, फिक्स विंग एयरफोर्स में होते हैं, फाइटर्स होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, रिकॉनेसेंस के लिए होते हैं, अर्ली वार्निंग के लिए होते हैं, 10 किस्म के कामों के लिए अलग अलग एयरक्राफ्ट होते हैं दोस्तों। ये बॉम्बर बनाया है, ये न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर है। एक तो इसका रडार सिग्नेचर बहुत छोटा है, इसके फीचर्स इस तरीके से हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है। इससे एडवांस दुनिया में कोई बॉम्बर नहीं है। ये अमेरिका ने, और कहते हैं कि एक एक यूनिट की कॉस्ट 700 से लेकर $800 मिलियन हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। 700, 600, $800 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट इसकी आ सकती है। अमेरिका बेचेगा नहीं किसी को, अमेरिका ये टेक्नोलॉजी कभी किसी को नहीं देगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है दुनिया का। और इसके अलावा ये इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफी हद तक टॉप सीक्रेट है, और मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता इसके बारे में। कल कोई अपने YouTube में बता दे कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मुझे नहीं पता। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज मुझे नहीं पता। हमें यही पता है इसके बारे में जो नॉर्थरोप ग्रुमन ने या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खुल के बताया है कि इसके ये फीचर्स हैं 4-5। बताएगा कोई भी नहीं इसके बारे में, मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में नोबडी, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, ये तो नेशनल सीक्रेट है अमेरिका की। अमेरिका के पास पहले भी लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हुआ करते थे, स्टेल्थ बॉम्बर्स हुआ करते थे, लेकिन ये जो निकला है ना B-21, ये जो B-21 निकला है, रेडर है इसका नाम, B-21 रेडर। B-21 रेडर ये है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है, हजारों दर हजारों मील उड़ सकता है बिना रडार में आए हुए, और बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे उड़ सकता है, और कहीं पे भी ये न्यूक्लियर अटैक कर सकता है या कन्वेंशनल अटैक कर सकता है, और चुपचाप वापस आ सकता है, दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा। और इस B-21 रेडर से चीन का गला सूख गया। चीन कहता है कि अमेरिका लड़ाई चाहता है, रशिया का, सबका गला सूख गया। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, सबका गला सूख गया, सब डर के मारे थर थर कांप रहे हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका ने इजाद कर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, रूस तो फिर भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, चाइनीज तो पूरे चोर हैं यार, चाइनीज तो पूरे चोर हैं। उनकी पूरी इकोनॉमी, ठीक है, चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था चोरी पे है। अमेरिकन से ये चोरी कर दिया, यूरोपियन से ये चोरी कर दिया, चोरों की जमात है पूरी, वो चोरों की बारात है पूरी वो चीन, राइट। ये टेक्नोलॉजी चोरी कर दी, 5G की टेक्नोलॉजी चोरी कर दी, इसकी चोरी कर दी, उसको सस्ते में बना दिया। दैट इज ऑल दैट चाइना डज।
मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, फिर मैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे चला जाऊंगा। जब ओसामा बिन लादेन की जो रेड हुई थी ना, जिसमें वो मारा गया था नेवी सील्स ने, तो नेवी सील का एक हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश कर गया। वो भी बड़ा एक एडवांस प्रोटोटाइप टाइप का हेलीकॉप्टर था, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला। वो लोग कहते हैं कि ब्लैक हॉक का ही एक वर्जन था वो। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली चीज क्या है, लेकिन वो ब्लैक हॉक का ही वर्जन था, जिसको कहते हैं कि उसको मॉडिफाई करा गया था, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी। जब वो क्रैश करा ना, तो अमेरिका ने उसको एक्सप्लोड करवा दिया था वहां पे, लेकिन फिर भी उसके टुकड़े बच गए। पाकिस्तानियों ने क्या करा, पाकिस्तानियों ने उसको पैक करा, जो भी टुकड़े बाकी थे, और अब्बू जान को भेज दिया बीजिंग में, शी जिनपिंग के पास, कि लो अब्बू तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। चाइनीज ने क्या करा, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी और वहां से बनाने की कोशिश करी। चीनियों का इतना दिमाग नहीं है, चाइनीज इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि खुद कोई चीज इजाद कर लें, खुद कोई चीज बना लें ना। चोरी में नंबर 1 है बॉस। ये चोरी कर लो, यहां से डाका डाल लो, इसकी फोटोकॉपी निकाल लो, इसमें चीनियों का दिमाग बहुत चलता है। और इनकी चोरी में कौन करते हैं मदद? 2 देश, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। ये उसके पुराने सपोर्टर्स हैं इस मामले में, चोरी वोरी के मामले में, ठीक है ना। ये अमेरिका ने एक ऑयल प्राइस, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक न्यूज आर्टिकल है, आपको मजा आएगा। वो कह रहे हैं कि $60 पर बैरल पे रशिया का हमने कैप कर दिया, यानी कि रशिया बेचो, तेल अपना बेचो, लेकिन $60 से ज्यादा नहीं। तो इससे क्या होगा कि रशिया की ऑयल रेवेन्यूज घटेंगी, जाहिर सी बात है। हो सकता है दुनिया $70-80 देने को तैयार हो जाए, लेकिन उसने बोला है कि ठीक है यार, तुम तेल बेच रहे हो, तुम तेल बेच लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, $60 पर बैरल से ज्यादा हम आपको बेचने नहीं देंगे रशियन क्रूड ऑयल। ये अमेरिका ने बोला है। यानी कि रशिया अगर 80 पे बेच रहा था, 90 पे बेच रहा था, तो अब जिस जिसको खरीदना है वो 60 से ऊपर का नहीं खरीदेगा, वरना अमेरिका बहादुर गुस्सा हो जाएंगे। इससे काफी देश सकते में आ गए कि भाई साहब क्या करें, अमेरिका को गुस्सा करते हैं, रशिया को गुस्सा करते हैं, बात क्या है। अब यार ये बड़ी अजीब सी हरकत कर दी, मतलब तुम खरीदो भी और ना भी खरीदो। अब मुझ जैसा ग्राहक बड़ा खुश हो जाएगा, $60 का कैप है, यानी कि $60 से कम में मुझे खरीदना पड़ेगा, $60 में ही मुझे, $60 में मुझे खरीदना पड़ेगा एक बैरल ऑयल। ये तो बल्ले बल्ले हो गई मेरी। रूस कहता हम नहीं देंगे तुम्हें। अगर 60 से ऊपर करोगे तो रूस खुश, 60 से नीचे करोगे तो अमेरिका खुश। दोनों खुश कभी नहीं हो पाएंगे किसी प्राइस पॉइंट पे। तो रशिया ने साफ मना कर दिया। रशिया ने बोला बॉस ये कैप वैप छोड़ो, हम डिसाइड करेंगे। और जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बोल दिया कि जनाब ये बकवास है, हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। हमारा तेल ग्राहक कोई और, अमेरिका कौन है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये बोलने के लिए कि इतने का बेचो इतने का बेचो। हम नहीं मानते तुम्हारी बात, ठीक है। तो ये एक लड़ाई और हो गई। और यूएस ने डेजिग्नेट करा पाकिस्तान और चाइना को एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न अंडर द रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ओवर सिवियर वायलेशंस। अच्छा, ये मुझे नहीं पता ये क्यों बीच में बोलता रहता है कि देखो पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है ना, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, रिलीजन फ्रीडम वो सब, वो तो 97-98% मुस्लिम है, और जो 97-98% मुस्लिम है पाकिस्तान में वो एक दूसरे को मार देते हैं। वो अहले हदीस वाला बोलता है कि हम देवबंदी को मार देंगे, देवबंदी बोलता है बरेलवी को मार देंगे, शिया बोलता है हम सुन्नी को मार देंगे। ऐसी बात लोगों को ये इंडिया में लगता है कि वो सिर्फ हिंदुओं को मारते हैं। वो ऐसी बात नहीं है, वो भाई लोग एक दूसरे को भी निपटा रहे हैं, वो सभी को निपटा रहे हैं। फितरत ऐसी है ना, गला काट दो, मार दो, गला घोट दो किसी का। जब आपकी मानसिकता ऐसी है, जब आपकी जहनियत ऐसी है, तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए वायलेंस हर मुल्क में होता है, क्या भारत में वायलेंस नहीं होता? भारत में भी वायलेंस होता है, अमेरिका में नहीं होता? जबरदस्त वायलेंस होता है अमेरिका में, हर जगह होता है। लेकिन जब पाकिस्तान बनाया था वो इसलिए बनाया था कि सारे मुसलमान भाई बन के रहेंगे। ये भाई एक दूसरे को क्यों निपटा रहे हैं यार, ये मुझे बात समझ में नहीं है। देखो हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा, हजारों की तादाद में मार दिया, रेप कर दिया, वो एक बहुत संगीन मामला है, वो बहुत सीरियस मामला है एक। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को उसको भी टॉप लेवल्स पर लगातार बताना चाहिए और पाकिस्तान को नेम और शेम करना चाहिए, ठीक है। सिख लड़कियों के साथ जो कराए, मंदिरों के साथ कराए, गुरुद्वारों के साथ जो कराए। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि वहां पे पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को नहीं मार रहा। अगर आप वायलेंस का लेवल देखेंगे और आप अगर ग्राफ देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो आपको यह बात पता लगेगी दोस्तों कि जितना पाकिस्तानी मुसलमान ने पाकिस्तानी मुसलमान को मारा है
उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एक दूसरे का गला। ये आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं। देयर इज जनरल हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ, जनरल हेट्रेड, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, देयर इज जनरल हेट्रेड। मैं फिर कह रहा हूं वायलेंस हर मुल्क में होता है, लेकिन जिस लेवल पे पाकिस्तान पे होता है ना, शायद ही किसी मुल्क में होता हो, क्योंकि उन्होंने बनाया ही इसलिए था। टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दोनों दे आर डिफरेंट कल्चर्स, अलग तहजीबें हैं, तो हमें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमारी हिंदुओं के साथ नहीं बनती, हमारी इनके साथ नहीं बनती। ठीक है, ये पाकिस्तान ने सोचा था। इतने साल जब राज करा भारत के काफी हिस्सों पर, मैं पूरे भारत में तो कभी राज नहीं रहा, ठीक है, लेकिन काफी हिस्सों पर जब राज करा तब बुरा नहीं लगा, तब ठीक था। जब बोला डेमोक्रेसी आएगी तो फिर टांगें कांपने लगी, माथे पे पसीना आ गया, बोला अब तो पाकिस्तान चाहिए क्योंकि हिंदू खा जाएगा। चलो ठीक है, हिंदू खा जाएगा, गुड। अब ये एक दूसरे को खा रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मुल्क कहां जा रहा है। एंड दीज आर वेरी डेंजरस पीपल, नॉट फॉर द वर्ल्ड ओनली, वर्ल्ड के लिए तो है ही, ये खुद के लिए भी बहुत खतरनाक है। ठीक है जी। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना तो वो तो पागल लोग हैं वैसे ही, उनका तो मतलब रिलीजन से, दीन दुनिया से कोई लेना देना है नहीं उनका तो एक ही भगवान है, चाइना का डॉलर्स। वो कहते हैं, मैं तो चाइना जा चुका हूं, आई हैव बीन टू चाइना मेनी टाइम्स, एंड चाइनीज कहते हैं, सिंपल सी बात है, वो भगवान को नहीं मानते, वो डॉलर को मानते हैं। कह रहे हैं इसी की पूजा करो यार, इसी के आसपास हवन करो, यज्ञ करो, यही है हमारा भगवान। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए, अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हाल ही में बोला था ना, ठोको पाकिस्तान को हर जगह, मार घुस घुस कर ठोको, राइट। अभी इसके ऊपर बहस हो गई। राणा सनाउल्लाह जो हैं इंटीरियर मिनिस्टर, यानी होम मिनिस्टर पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह, उनका कहना है कि पार्लियामेंट ने ऑथराइज करा था मिलिट्री लीडरशिप को, यानी कि पाकिस्तानी फौज को। मिलिट्री लीडरशिप मतलब बेसिकली पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वहां पे किसी खाते में नहीं आते ना, वहां पे पूछता भी नहीं उनको कोई। तो पाकिस्तान आर्मी को पार्लियामेंट ने बोला था कि आप बातचीत करिए, मुज़ाकरात करिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, बातचीत करके मामला खत्म करवाइए। ठीक है। और ये चीज थी, और लॉ मेकर्स फ्रॉम विद इन द रूलिंग कोalition मेड इट क्लियर दिस इज नॉट द केस। खैर, इसमें बीच में फर्क हो गया कि क्या हमने मिलिट्री को बोला था बात करिए, नहीं बात करिए, इसमें बड़ी बहस हो गई। और मियां रजा रबानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, ये पीपल्स पार्टी कौन सी है? भुट्टोस की, जरदारीज की, राइट, ये पीपल्स पार्टी है। नो परमिशन वाज सॉट बाय द मिलिट्री फ्रॉम पार्लियामेंट फॉर होल्डिंग पार्लेज विद द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये कहा है सेनेट चेयरमैन एंड पीपीपी लीडर मियां रजा रबानी, इन्होंने डॉन न्यूज को बताया। अब बात यह है ना कि मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है, मैं आसान लफ्जों में आपको बताता हूं। टीटीपी ठोक रहा है इनको, और टीटीपी सिर्फ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी ठोक रहा है इनको। इनके एम्बेसी पर अटैक कर दिया, वो जो बाबा था सफेद दाढ़ी वाला, उसके ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने, जो एम्बेसडर था उनका, चार्ज डी अफेयर्स था, नॉट एम्बेसडर, बट ठीक है, ही वाज द सीनियर मोस्ट पर्सन, राइट। अब हुआ ये है कि सब लोग एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं, यार हमने तो तुम्हें बोला था बात करने के लिए, तुमने बात नहीं करी। नहीं नहीं नहीं, तुमने नहीं बोला था, इसने बोला था बात करने के लिए। अच्छा, हमने तो फौज को बोला था, फौज कहती है सानू की, भाई मेरा क्या है इसमें, मेरा काम है बात करना। तो आपस में ये लोग एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। एज यूजुअल सोल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा, सब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे हैं कि भाई तुम थे, तुम्हारी वजह से हो रहा है, वरना हम तो साफ शफाक हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है हमें, राइट। अच्छा, आखिरी में एक न्यूज आपको बताता चलूं इसके पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं। दोस्तों, रशिया ने बोला है कि हम बात करने को तैयार हैं। अमेरिका बहादुर ने बोला था कि साहब आप बात करिए हमसे, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस। दे टोल्ड द रशियन से ठीक है, हम भी बात करने को आपके साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन रशियंस ने एक बात बोली कि जो हम टेरिटरी यूक्रेन की ले चुके हैं, हम टेरिटरी जो यूक्रेन की ले चुके हैं, आप पहले उसको रिकॉग्नाइज करिए कि यह रूस की टेरिटरी है, वरना हम बात नहीं करेंगे। अब यह बड़ी अजीब सी बात है। अगर अमेरिका मान लेता है, दुनिया मान लेती है कि चलो ठीक है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो टेरिटरी है ये रूस की है, जो आपने यूक्रेन से छीन ली, कल रशिया फिर अटैक कर देगा, बोलेगा ठीक है हम युद्ध रोक देंगे, लेकिन तुम मान के चलो पहले कि टेरिटरीज हमारी हैं, फिर तो खा जाएगा पूरा यूक्रेन ऐसे।
तो ये चक्कर अभी चल रहा है, ये मामला यहां पे अटका हुआ है यूक्रेन और रशिया वॉर का। मैं आपको बताता चलूं संक्षिप्त में, आई जस्ट टेक 1 मिनट। दोस्तों, लोग पक गए इससे। रशिया ने जो सोचा, अच्छा हमने भी यही बात सोची थी। मुझे ये लगा था कि रशिया अटैक नहीं करेगा, रशिया ने अटैक कर दिया। फिर मुझे लगा कि, और यहां पे भारत में भी सबको लगा, दुनिया में भी सबको लगा कि 8-10 दिन के अंदर मामला निपट जाएगा, हफ्ते भर में मामला निपट जाएगा। क्योंकि रूस की इतनी बड़ी फौज रूस की यार। मतलब रशिया इकोनॉमिक सुपर पावर हो ना हो, रशिया मिलिट्री सुपर पावर जरूर है। उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसके लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी इन्फेंट्री, उसकी आर्टिलरी, उसके आर्मर्ड, उसकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस में आर्मर्ड और बीएमपीज और जो भी उसके पर्सनल कैरियर्स हैं, ये सब मतलब कि हजारों दर हजारों की तादाद में। और साहब यूक्रेन का तो कचूमर बना देंगे ये लोग, यूं जाएंगे और यूं निकलेंगे दूसरी तरफ से। अब यूं और यूं तो हुआ नहीं, वो यूं ही में अटका है वहां पे। पहला वाला यूं हुआ, दूसरा वाला यूं हुआ नहीं वहां पे, और रूस अटक गई वहां पे। पर रूस ने कुछ एरिया ले लिया यूक्रेन का। अब रूस कह रही है कि भैया अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में सुख शांति हो और ये जंग खत्म हो, जो कि सभी चाहते हैं खत्म हो, तुम पहले ये मान लो कि जो एरिया हम हड़प चुके हैं, जो एरिया हम निगल चुके हैं, ये रूस का हिस्सा है। तुम इस बात को तस्लीम कर लो, इस बात को मान लो, हम जंग खत्म कर देंगे। तो इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि रूस भी इस चक्कर में है कि लड़ाई खत्म हो जाए। रूस पूरे यूक्रेन की बात नहीं कर रहा, फिलहाल के लिए नहीं कर रहा। हो सकता है कल फिर वो यूक्रेन पे चढ़ दौड़े 5 साल के बाद, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं कर रहा। दुनिया इसको कैसे करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, ये देखने वाली बात है। इनिशियली सबने मना कर दिया, इनिशियली सबने रशिया को बोल दिया कि बॉस ऐसा तो नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी मुल्क पर चढ़ दौड़ें और बोलने कि ठीक है हम लड़ाई रोक देंगे, ठीक है, अगर आप ये मान लो कि हमारा हिस्सा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अभी फिलहाल के लिए मना कर दिया है और अब देखिए आगे होता है क्या। तो दोस्तों यहां तक थी आज की जो खबरें हैं ताज़ा, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं अगले 2-3 दिन तक दोस्तों वीडियो नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मैं राजस्थान जा रहा हूं शूट करने के लिए। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक मैं राजस्थान में हूँगा, तो जाहिर सी बात है कि मैं चाणक्य डायलॉग्स के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। 2-3 दिन की बात है, मैं वापस आपके पास आऊँगा मज़ेदार खबर लेके, ख़ास तौर से जो हमारे पश्चिम में जो कार्टून चैनल चल रहा है उसके बारे में और दुनिया भर की खबरें आपके लिए लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।